गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विकास यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में विस्तार से परिचर्चा की थी। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के परिचर्चा करेंगे वह है शिक्षक शिक्षा हेतु यानी टीचर एजुकेशन हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विकास 2009 यानी जो NCF 2005 के बाद NCF 2009 आया, उसमें शिक्षक शिक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इन सब के संबंध में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। छात्रों, यदि NCF 2009 में हम शिक्षक शिक्षा हेतु प्रावधानों की चर्चा करते हैं तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। आप लोगों ने जैसे ही पुराने टॉपिक्स में पिछले टॉपिक्स में शिक्षा का जो क्रमिक विकास हुआ उसके संबंध में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक के माध्यम से भारतीय शिक्षा के विकास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या क्या प्रगति हुई इसके संबंध में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। साक्षरता दर की बात अगर हम करते हैं तो जो उसका साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई, जो शिक्षा का बुनियादी ढांचा है और विद्यालय का जो वातावरण है उसमें निरंतर सुधार पाया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात शैक्षिक अवसरों की समानता के साथ साथ शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाए गए कदम अत्यंत दूरगामी परिणाम देने वाले हुए। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अभी भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इसके लागू होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हो गईं। इन परिस्थितियों में विद्यालय में योग्य शिक्षकों की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 आई, उसमें शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम यह दस्तावेज माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य पेशेवर यानी प्रोफेशनल और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा हेतु शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इनको हम बिंदुवार एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 जो सुझाव था जो टीचर एजुकेशन को लेकर के, इसमें वह यह था कि शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पॉइंट था इसमें प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक दोनों प्रकार से जानकारी दी जानी चाहिए। इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर, OHP, इसके अलावा स्लाइड्स, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण आदि कार्य करना, इसके अलावा तमाम तकनीकी चीज़ें जो शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण के क्षेत्र में सहयोग करती हैं, उनके विषय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान न देना बल्कि अधिकांश इस बात पर जोर दिया जाए कि उनको इन चीज़ों का, कंप्यूटर आदि का व्यवहारिक ज्ञान हो सके। इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को अद्यतन यानी अपडेट रहेंगे। अपने जो भी नवीन ज्ञान या नवीन चीज़ें आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनसे वो सदैव अपडेट रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो स्वतंत्र रूप से इस विद्या या इस ज्ञान को स्वयं सीख सकें। इस विधा से पठन पाठन
की जो प्रक्रिया है उसको मनोरंजक बनाया जा सकता है, प्रत्येक बच्चे की पहुंच तक बनाया जा सकता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में हमें और आप लोग अपने आप को ले सकते हैं कि ये तकनीकी का ही शिक्षा में प्रभाव है कि आज इस विषम परिस्थिति में भी शिक्षण कार्य किसी भी प्रकार से रुक नहीं रहा है और देश के तमाम शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यथासंभव जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उस तरह से शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा तकनीकी के ज्ञान की वजह से नहीं आ पा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह यह है कि समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि एक टीचर का जो एटीट्यूड होना चाहिए, हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते या काफ़ी दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण में तमाम सारी परिस्थितियों के कारण उनके दृष्टिकोण में एक जो शिक्षक का नज़रिया होना चाहिए उनके नज़रिए में या दृष्टिकोण में परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। तमाम सारी परिस्थितियां शिक्षक के सामने आती हैं, तमाम सारी चुनौतियां शिक्षक के सामने आती हैं, जिसकी वजह से उनके एटीट्यूड में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस दृष्टिकोण शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी जो शिक्षकों अनुकूल एटीट्यूड होना चाहिए उसके प्रशिक्षण प्रक्रिया पर समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उस पर उसके सुधार में या उसके मॉडिफिकेशन में जोर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ एवं विद्यालय के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण अर्थात क्या विजन होना चाहिए यह विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का समाहित किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण सामग्री में समाहित किया जाना इसको आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाने चाहिए। यानी यही कारण है कि आज आप देखते हैं आप बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसमें आपको भाषा भी पढ़ाया जाता है, गणित भी पढ़ाया जाता है, सामाजिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान विषय भी पढ़ाए जाते हैं। यानी ये जो भाषा, गणित, सामाजिक विषय और विज्ञान, जो ये 4 विषय स्कूली शिक्षा के आधार स्तंभ हैं, इनका एक विषय के रूप में भी प्रशिक्षण के दौरान ही आपको पाठ्यक्रम में शामिल करके इससे आपको प्रशिक्षित किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के प्रति भी जानकारी दी जाती है। आप किसी भी वर्ग से आए हों, इसके पूर्व में ग्रेजुएशन आपका चाहे साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, लेकिन ये जो 4 स्कूली शिक्षा के आधारीय विषय जो माने जाते हैं, भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषय, इनको पाठ्यक्रम के रूप में टीचर एजुकेशन में शामिल किया जाए, इस बात का सुझाव इसमें दिया गया NCF 2009 में। और इसके एग्जाम्पल में आप अपने पाठ्यक्रम को देख करके समझ सकते हैं कि इसमें आपको सामाजिक विज्ञान भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित और विज्ञान, इन सारे विषयों को शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। यानी बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक विकास हैं, यानी जो उनके डेवलपमेंट, तमाम तरह के जो डेवलपमेंट हैं, विकास हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इसके अलावा सामाजिक हो, सामवेगिक हो, ये जितने भी विकास हैं, इनका आकलन यानी इनके मूल्यांकन से संबंधित
जैसे बच्चे की किसी आयु विशेष में क्या वजन होना चाहिए, कितनी लंबाई होना चाहिए, कितना बौद्धिक स्तर होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण को शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान ही समाहित किए जाने की आवश्यकता है। आप लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग शारीरिक विकास और मानसिक विकास के अंतर्गत कई सारी चीज़ों को शामिल करके मनोवैज्ञानिक विकास को समझने का प्रयास करते हैं बच्चे के। इसके अतिरिक्त जो प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक और प्रायोगिक कार्य पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपको खुद के अपने कोर्स से भी मिल जाएगा। हम लोग इस बात पर जोर देते हैं, जैसे आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपको मैंने बच्चों के लिए क्लास 1, 2, 3 इन सब के लिए प्रश्न पत्र बनाने के लिए प्रोजेक्ट के रूप में आपको कहा था। तो आप प्रश्न पत्र बनाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि अगर क्लास फर्स्ट के लिए आप बना रहे हैं तो चित्रात्मक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज़ की, कि प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाए, उसमें बच्चों का लेवल क्या है, बौद्धिक क्षमता क्या है, उसके अनुसार उसमें इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए पेपर को। ये सारी चीज़ें सिखाने की प्रक्रिया, प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रशिक्षण के दौरान ही शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया था। और उसी का पूरा प्रारूप आप सब आज भी अपने कोर्स के अंतर्गत फॉलो करते हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, जैसे अभी आगे के सेमेस्टर में आपको बुक रिव्यू एक सिखाया जाएगा, वो एक तरह से पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करना ही हुआ। तो बुक रिव्यू एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक फाइल के रूप में आपको दिया जाता है। उसका सैद्धांतिक प्रारूप भी बताया जाता है और व्यवहारिक रूप भी उसका बताया जाता है। आप प्रोजेक्ट के रूप में उसको तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन प्रक्रिया की कैसे, सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, सतत मूल्यांकन का प्रैक्टिकली आप कैसे वो करेंगे, तो इन सब चीज़ों का एक प्रायोगिक कार्य के तौर पर आपको जो आज वर्क दिया जाता है वो निश्चित रूप से इन्हीं या इसी के सुझाव के तहत एक तरह से आपको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है। आप सभी देखते हैं कि इंटर्नशिप के दौरान हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि आपको उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप आप करेंगे वह एक तरह से प्रैक्टिकली आप उसको करेंगे, ना कि थ्योरेटिकल। इसके अतिरिक्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की विषय वस्तु अंतरक्रियात्मक एवं कक्षा में सीखने सिखाने से संदर्भित होनी चाहिए। अंतरक्रियात्मक यानी जो भी विषय वस्तु हो, सैद्धांतिक रूप से जो भी पेपर आप पढ़ते हैं उसमें इस तरह का पाठ्य वस्तु हो, इस तरह की विषय वस्तु होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया हो सके। इस बात का इसमें ख्याल रखा जाए। कक्षा में सीखने सिखाने से संबंधित ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते समय विषय वस्तु को अंतरक्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता का सुझाव इसमें दिया गया है। टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए, जहां सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यावसायिक विकास कर सकें। ऐसे आयोजनों के लिए सुझाव दिया गया है। जैसे डायट, SCRT, इस तरह के संस्थान आज भी आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत तमाम सारे सेमिनार, संगोष्ठी, वर्कशॉप, इस तरह की चीज़ों का आयोजन करके ट्रेनिंग दे करके शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीकी पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक अथवा प्रौढ़ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण तकनीकी पर भी प्रशिक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त 10+2 स्तर के जो 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के प्रति समझ एवं पहचान से संबंधित विषय सामग्री तैयार की जानी चाहिए। सेवारत शिक्षकों को विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। आप देखते हैं कि पहले विकलांग बच्चों के लिए या दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा हुआ करती थी, उनके लिए अलग विद्यालय हुआ करते थे। लेकिन आज जब से समावेशी शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जब से अस्तित्व में आ गया है, तो ऐसे दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बालकों के साथ सामान्य तरीके से शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, और जिसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण के दौरान ही इस चुनौती से निपटने के लिए भी उनको कार्य करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह सुझाव एनसीएफ 2009 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए। यानी इस तरह के बच्चों का एक अलग सामाजिक ये सारे बच्चे एक अलग प्रकार के सामाजिक परिवेश से आते हैं, इनकी अपनी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए, यानी इन बच्चों को विशेष प्रकार से समझने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण के दौरान ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे इन बच्चों की समस्याओं से रूबरू होकर के इनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में आसानी से शिक्षक ला सके। छात्रों, आज हम लोगों ने जो एनसीएफ 2009 के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो बातें कही गई हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उनके संबंध में विस्तार से आप सभी से चर्चा हुई। अगले वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।